गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? एक छोटा सा टॉपिक आज का, बिगनिंग और क्लोजिंग। छोटा सा टॉपिक है हमारी पार्टनरशिप फर्म का, बिगनिंग और उसकी क्लोजिंग। ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ एक जगह उसकी हेडिंग से ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसी हेडिंग को आपने एक्सप्लोर करके लिखना है, जहां जरूरत होगी वहां पर एडिशनल करा देंगे। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसकी फर्स्ट हेडिंग बेटा, फर्स्ट हेडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो क्या फायदे हैं, ना कराएं तो क्या नुकसान है। हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करने को मिलेगा। और फिर आती है बात डिसोल्यूशन, कि अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या है, किस तरीके से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। सबसे पहली बात आ रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। लिखिए जरा बेटा, सेक्शन 58। सबसे पहले सेक्शन 58 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 58 कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। इसका पॉइंट नंबर 1, may be affected at any time, may be affecting at any time. Point number 2, by post oblique delivering to the registrar. पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3, रिलेवेंट एरिया। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या आ रहा है, देखो, अफेक्टेड एट एनी टाइम। पॉइंट नंबर 2, सेंडिंग बाय पोस्ट और delivering to the registrar. Number 3, relevant office of registrar। relevant का मतलब है कि आप अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली के अपनी लोकेशन के हिसाब से देखेंगे, सर्च मारेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रार कौन है, तो उसी रजिस्ट्रार को भेजना है। ऐसा नहीं कि वो लिखा रजिस्ट्रार इंडिया कि किसी के पास भी चला जाए, जो भी आपका रिलेवेंट एरिया होगा उसके पास जाएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4, थर्ड पॉइंट है रेलेवेंट एरिया। पॉइंट नंबर 4, वेयर द फर्म इज सिचुएटेड। उस रिलेवेंट एरिया का रिलेशनशिप किससे बन रही है, वेयर द फर्म इज सिचुएटेड। नंबर 5, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। नंबर 5, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। नंबर 6, प्रिस्क्राइब्ड फीस।
क्योंकि जो भी फॉर्म भरते हैं आपको पता ही है कि कोई भी फॉर्म फ्री में तो भरा नहीं जाता, हर फॉर्म के साथ एक उसकी फीस है, वो प्रिस्क्राइब्ड होगी, वो हमने लिखनी देनी है उसके साथ। ठीक है जी। एंड नंबर 7 में आ जाएगा फॉलोइंग्स आर टू बी स्टेटेड। फॉलोइंग्स आर टू बी स्टेटेड, ये तो हमने आपको नंबर 6 में ऐसे कर दिया कि भाई इस तरीके की बातें हमें याद रखनी है। नंबर 7 में आ रहा है फॉलोइंग टू बी स्टेटेड। स्टेटेड, अब स्टेटेड मतलब कि हमने क्या क्या बताना है 7 पॉइंट में। सुन लो बेटा, क्या क्या बताना है, अभी पहले सुन लो, उसके बाद जरूरत लगे तो लिखना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी बताओगे तो सबसे पहले फर्म का नाम बताओगे, फर्म का एड्रेस बताओगे, आप बताओगे कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके नाम बताओगे। जब फर्म का पता बता रहे हो तो पार्टनर्स के भी एड्रेस बताओगे, उनके पर्टिकुलर्स आएंगे पूरे, एज, जैसे आता है सन ऑफ या हस्बैंड ऑफ, या जो भी एक उसके साथ डिटेल आ जाती है। फिर एड्रेस आ गया उनका, यानी फर्म की डिटेल आ गई, फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस, उनके जो मेंबर्स हैं यानी जो पार्टनर्स हैं उनके नाम, उनकी डिटेल्स आ गई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और देखो क्या कह रहा है, एक अगली चीज जो ध्यान रखनी, पहले सुन लेना है फिर डेट एट विच द पार्टनर ज्वाइन द फर्म। जो हमारे पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 2 पार्टनर, उन्होंने किस किस डेट से ज्वाइन किया। ये क्यों लिखा जा रहा है, निकट भविष्य में हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर ज्वाइन करे, आप लोगों की कंसेंट के साथ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, आपको उसे स्टेट करना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि ये पार्टनर ने ज्वाइन किया फ्रॉम दिस डेट ऑफ। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेना देना क्यों है। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रार को नहीं बताया कि भाई ये पर्सन पार्टनर था, अब बाई चांस उस पार्टनर को फर्म को सू करना है, पार्टनर वैसे बता दिया है, हाँ, डिटेल्स बतानी मतलब जरूरी है। इसे आप सुन तो ना मेरी बात। अब आपने कहा कि पार्टनर ने स्यू करना है, स्यू किसी पास्ट ट्रांजैक्शन को लेकर ही होगा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जिस डेट के लिए आप स्यू करना चाह रहे हैं उस डेट पर आप पार्टनर थे कि नहीं। यू मस्ट प्रूव ना कि मैं इफेक्ट हुआ उस डेट की ट्रांजैक्शन से। अब मैं ये कह दूं जी उस डेट पर तो आप पार्टनर ही नहीं थे, आरओसी कह दे, रजिस्ट्रार कह दे कि आप तो पार्टनर ही नहीं थे, तो आप कहां से इफेक्ट हुए, तो आपका तो सूट ही खत्म हो गया, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा कि 7वें पॉइंट में क्या चाहिए, फर्म का नाम, तो फर्म की लोकेशन यानी एड्रेस, फर्म के पार्टनर, तीसरा पॉइंट हो गया उसी का ही अंदर, पार्टनर तो पार्टनर की सारी डिटेल्स आ गए, उनके पर्टिकुलर्स आ गए, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस, पार्टनर्स की एज, जिससे डिफाइन हो सके कि जिस पार्टनर की बात कर रहे हैं वही, क्योंकि योगेश गुप्ता तो कई सारे हो सकते हैं ना, लेकिन आधार कार्ड का जब स्पेसिफिकेशन जाएगा तो आधार कार्ड तो एक ही होगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यही वाला योगेश गुप्ता है, दूसरा वाला नहीं। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या आ गई, किस डेट को आपने ज्वाइन किया, और एक लास्ट में अगर बाई चांस फर्म की कोई ड्यूरेशन है तो वो ड्यूरेशन बताना जरूरी है। तो 7th पॉइंट में ए बी सी डी करके लिख लो। ए फर्म्स नेम, ए हो गया फर्म्स नेम, बी हो गया फर्म्स एड्रेस, फर्म्स एड्रेस हो गया, सी हो गया पार्टनर्स नेम एंड देयर एड्रेस, पार्टनर्स नेम एंड देयर एड्रेस ऑब्लिक डिटेल्स, डिटेल्स लिख दीजिए क्योंकि डिटेल्स चाहिए उनकी।
आपको पता ही होगा कि आज की डेट में तो आधार कार्ड मांग लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो अपने आप में डिटेल्स बता देता है। उसके बाद अगला डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड लास्ट ड्यूरेशन, अगर बाई चांस आपने फर्म की ड्यूरेशन बताई है तो। ठीक है जी। नीचे एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, जब भी आप जानते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रार के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपकी स्टेटमेंट पर भरोसा करेगा तब जब आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को भरेंगे और उसको एविडेंटेड करेंगे कि जो भी डिटेल्स हैं ऑल आर ट्रू एज पर माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो देखो क्या लिख रहा है, द स्टेटमेंट शेल बी साइंड बाय द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ। बिना साइन किए आपकी स्टेटमेंट वेरीफाइड नहीं मानी जाएगी। तो नीचे नोट लिख लीजिए, स्टेटमेंट्स मस्ट बी साइंड बाय द पार्टनर्स, must be signed by the partners oblique authorized agents, authorized agents। एक नोट और फर्म्स नेम मस्ट नॉट यूज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये मैं लिखवा नहीं रहा, ये आपको बुक में से याद करना है। The firm must not use the following words with their names. The firm must not use the following words with its name. Words with its name. With its name. क्या क्या वर्ड है देख लीजिए जरा, आ रहा है सबको पढ़ने में। सबसे पहले आ रहा है क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सैंक्शन, अप्रूवल और पैटर्नेज ऑफ गवर्नमेंट। उससे बोलो, इन नेम्स को यूज इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार ने इनके साथ अपना एक वो रखा हुआ है, रिजर्व राइट्स, पहले से राइट्स को रिजर्व किया हुआ है। रॉयल यानी जो किंग्स की जो कंपनीज होती हैं, आपने सुना भी होगा कि वो चार्टर्ड कंपनीज कहलाती है। इसी तरह से वो चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। जो राजा टाइप के लोग हैं, जो पुराने टाइम में राजा थे, जो उनके आज भी वंशज हैं उन्हीं को इसका यूज करने का राइट दिया गया। तो गवर्नमेंट ने उसको राइट को रिजर्व रख लिया, गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करती है। अगर गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये चीज ब्रिटिशर्स यूज करते थे, और जो हमारे पुराने टाइम के जो राजा महाराजा हैं, जो आज भी जिनके वंशज हैं, हम लोग दिल्ली में है इसलिए नहीं जानते। आप दिल्ली से बाहर जाइए तो हर जगह आपको एक राजा साहब मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है? ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें ऑल ओवर वर्ल्ड से मतलब नहीं। हमने कहा ना, हम ऑल ओवर वर्ल्ड से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। और इंडिया में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया में नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अप्रूव करती है। अब दिग्विजय सिंह है, वो अपने यहाँ एक राजा है। ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, वो अपने आप में एक राजा है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में भी हैं। दे आर ऑल किंग्स, एक्चुअली दे आर किंग्स। वो अपनी उस एरिया के प्रोमिनेंट एरियाज के किंग हैं। आज भी उनको वहां पर राजा साहब का दर्जा मिला हुआ है। जब आप पढ़ेंगे और डिटेल्स में, तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ पैलेसेस हैं, जो पैलेसेस आज भी जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो राजा ही कहलाते हैं। वो उन्होंने अपना इनकम सोर्स बनाया। उसके पीछे दूसरा लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक है उनके पास जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का किस तरीके से यूज करना।
रॉयल एनफील्ड आपकी इंडिया की नहीं थी, पहले बता दें आप, इंडियन ब्रांड नहीं था ये, इंडियन ब्रांड नहीं था ये। हमने कहा हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फॉरेन वाले जो मर्जी करें। हाँ जी बेटा, ये तो फॉरेन कंपनी है ना। अब अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर बिक रही है, जो ऑलरेडी उसका चल रहा है, तो उसको तो आप कैसे मना कर सकते हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जो वो कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो यूज करें या ना करें, उनके अपने रूल्स हैं। हमें इंडिया के अंदर अगर आप कोई पार्टनरशिप हम खोलते हैं तो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यों नहीं सुन रहे हो? अगर कोई मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया हुआ है, उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है। ये भी तो सुन लो पूरी बात। अब अगर आपके गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया कि हाँ जी आप रॉयल के नाम से स्टार्ट कर सकते हो, तो कौन रोकेगा? रॉयल चैलेंज भी तो है। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ बेटे। ऐसे अगर आप सुनो, अगर आप ऐसे जाओगे, पुराने जो केसेस है, पुराने केसेस में कई जगह एग्जम्पशंस मिले हुए हैं। पहले तो ये भी होता था कि एक ब्रांड को दो अलग अलग कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करा सकती, तो क्या इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है? वीआईपी नहीं सुना आपने? वीआईपी, वीआईपी सूटकेस में भी आता है और आप पहनते हो उसमें भी आता है, लेकिन दोनों एक कंपनी नहीं है, यही बता दूं। कहीं आप सोचो कि दोनों एक ही कंपनीज हैं, दोनों अलग अलग कंपनी है। केस चला, फिर डाइवर्ट कर दिया गया। बहुत, मैं कहता रहा हूँ बेटे, पुराने जमाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, उनको सॉर्ट आउट किया गया। ऐसी कई कंपनीज है, एरिस्टोक्रेट है, सूटकेस में भी है और ड्रिंक्स में भी है। दोनों एक कंपनी थोड़ी है, दोनों के मालिक एक नहीं है, दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। लेकिन उस वक्त हो गए जिस वक्त प्रॉब्लम, जब ये आपका नेट नहीं था। आज नेट पर आप डालो कुछ भी सर्च हो जाता है। पहले आपको अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो सालों साल बाद नंबर आता था, इसीलिए तो आता था। अभी चेक कर रहे हैं जी, कहाँ चेक कर रहे हैं? पूरे इंडिया में चेक करना है जी, तो करते रहो भाई, कैसे चेक हो जाएगा? तो मैंने कहा फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रहे हैं बस, वो लेवल आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो आप उनको खरीदोगे कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो वीआईपी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोनों के अलग अलग सिंबल्स हैं, दोनों के अलग अलग अपने नाम है, लेकिन नाम है तो चल रहा है, तो चल रहा है, क्या कर सकते हो आप। और ये एक दो एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब आप आगे जाएंगे, फाइनल में पहुंचेंगे, तो आपको केस स्टडीज पढ़ाई जाएंगी रिपोर्टिंग्स के अंदर, है ना। क्योंकि जब रिपोर्टिंग का पेपर, मैं रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ाता हूँ, सीए फाइनल का, आईसीडब्ल्यू फाइनल का, तो उसमें हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है कि रिपोर्टिंग में क्या क्या चलता है। खैर, ये क्लियर सबको? लेकिन इसमें देखो, लास्ट लाइन भी पढ़ लो। और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग द सैंक्शन, अप्रूवल और पैटर्नेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट when the state government signifies its consent to the use of such words as part of the firm name by order of writing। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर सबको? आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 59। नहीं, मैंने कहा था ये बुक्स में बहुत बड़ा हो जाएगा इसको लिखने की। जब आपने लिखा ना फॉर्म्स must not use the following words in its name, डॉट 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 करके मैंने कहा था इसे बुक से लिखना है, बुक से याद कर। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, कई सारे वर्ड है, आपको रिमेम्बरेंस के लिए बता दिया है कि आप समझ सकते हो, किंग, रॉयल, ये वो। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, और आपने अभी जितने भी नाम यूज किए, दे आर ऑल कंपनीज ने। अभी आपने जितने भी नाम यूज किए हैं, दे आर ऑल कंपनीज ने। हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं।
आओ जी। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 59 रजिस्ट्रेशन, ये इसी के अंदर चल रहा है फर्स्ट टॉपिक में। सिंपल सी बात है, अगर आपने सेक्शन 58 के प्रोविजंस फुलफिल कर दिए, रजिस्ट्रार आपसे सेटिस्फाइड हो गया और आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन उसी दिन से इफेक्टिव मान लिया जाता है जिस दिन से आपने स्टेटमेंट सबमिट कर दी। सुनी नहीं मेरी बात? सुन ली? किस दिन से इफेक्टिव मान लिया जाता है? जिस दिन से तो बेटा वर्ड चेंज नहीं करने ना, उसने कुछ और बोला, उसने कुछ और बोला, आपने कुछ और बोला, दो अलग अलग वर्ड्स आ गए और फिर पता चला कि इतने सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है जी, तो आप लिख लीजिए इसमें सेक्शन 59 में आ गया रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड एंड स्टेटमेंट सबमिटेड। और जिस दिन आपने स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, उस डेट से आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम के ब्रैकेट में आगे रजिस्टर्ड वर्ड लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए कैन यूज द वर्ड रजिस्टर्ड, कैन यूज द वर्ड रजिस्टर्ड, कैन यूज द वर्ड रजिस्टर्ड। अपने नाम के आगे जैसे मान लीजिए आपने ABC एंड एसोसिएट्स लिखवाया, तो आप उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं रजिस्टर्ड। ये किसी के अंदर आ रहा है, अभी फर्स्ट हेडिंग ही चल रही है, रजिस्ट्रेशन वाली हेडिंग चल रही है, उसमें एक और लिख लीजिए लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, सेक्शन 59A1 लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ डॉट 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 डाल के लिख लीजिए ₹100 पर ईयर, ₹100 पर ईयर, ₹100 पर ईयर। पेनल्टी ज्यादा लड़ी नहीं है, ₹100 पर ईयर। ये थे हमारे फर्स्ट हेडिंग। आइए हेडिंग नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। हेडिंग नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69। बीच की थोड़ी जंप आ रही है, आएंगे वो भी। सेक्शन 69 कॉन्सिक्वेंसेज। यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी क्योंकि इनकी जो हेडिंग है उनसे अपने आप क्लियर हो जाता है। फर्स्ट हेडिंग देखो क्या है बेटा, नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही है, आप सूट नहीं कर सकते फाइल अगर आप रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो लिख लीजिए फर्स्ट हेडिंग। लिखो नो सूट इन सिविल कोर्ट। ये तो बताया गया होगा बहुत बार, जब स्मिथ सर ने भी बताया होगा कि भाई आपको तो फिर आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है फर्म का नॉन रजिस्ट्रेशन का। नो सूट इन सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स, ये अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, ये ड्रॉबैक फर्म के ही पास है, थर्ड पार्टी के पास नहीं है। वो तो कर सकती है, आएगा वो भी अभी।
कहीं आप सोचो कि अरे सर वो भी तो नहीं कर पाएगा ना, ऐसा नहीं है। जब उसने रजिस्ट्रेशन कराई तो चल कैसे गया? हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉन कंपलसरी वाले क्राइटेरिया में चलती है। आप बिजनेस कर सकते हो लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो। आपको मना नहीं कर रही फर्म, सॉरी गवर्नमेंट, कि बिजनेस मत करो, बिजनेस करो, लेकिन फिर हमारे पास रोते हुए मत आना कि उसने पैसे नहीं दिए, वो भाग गया, वो पैसे नहीं दे रहा, फिर मत मांगो। फिर हमारे पास आपके लिए कोई रेमेडी नहीं है। सेकंड, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। सब पार्टनर्स के ऊपर ही आफत है। ऊपर भी ये लिखा था, ऊपर तो बल्कि फर्म को भी कह दिया अब आपस में रिलीफ तो पार्टनर्स ही करेंगे एक दूसरे को। वो कह रहे जी नहीं, आपस में भी आ जाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ पहले कब का है। सर नहीं कराया, डिस्पोज ऑफ विदाउट सिंगल पेनी ऑफ हियरिंग के। आपका सेट ऑफ क्लेम, जैसे आपका मान लीजिए आप रिटायर हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं तो आप अपना पैसा मांग रहे हैं, मेरा पैसा दे दो, आपको कोई सेट ऑफ मिलेगा ही। मैं आपको एक्सपेल कर रहा हूं, आपका पैसा ही मार के बैठ गए, एक्सपेल्जन था ना। ठीक है जी। थर्ड लिखो, एग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन। बात तो वही हो गई, पहले पार्टनर्स की बात कर रहा था, अब कह रहा है कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म। हेडिंग लिखने से अपने आप में पूरा है, इसने पैराग्राफ लिखा है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी नीचे इसके एक्सेप्शंस भी आ रहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्शंस भी इसमें डिस्कस कर दिए यहीं पर, तो हम एक्सेप्शंस नीचे डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि इतना हार्श है, कुछ एक जगह बचाया भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बचाया। सबसे बड़ा नुकसान, थर्ड पार्टी कैन sue you, थर्ड पार्टी कैन sue द फर्म, sue द पार्टनर। सबसे बड़ा नुकसान, यानी अगर हम सोच लें कि हम रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करा रहे तो क्या फायदा, क्या मिला, बस हम ही नहीं कर सकते स्यू, बाकी सब हमारी गर्दन पकड़ सकते हैं, तो उसमें फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पॉइंट क्लियर सबको। अब आ जाओ एक्सेप्शंस। हाँ, कहाँ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या ये फर्स्ट पॉइंट लिखने की जरूरत है? ये तो ऊपर लिखा ही था हमने, जो ऊपर का फिफ्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था, ये यहाँ का फर्स्ट पॉइंट बना दिया। रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, समझ रहे हैं बात को। सेकंड पॉइंट पढ़ो। डिसोल्यूशन के टाइम पर है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है। अभी हमने क्या कहा था, रिटायरमेंट कर दिया तो वो सेटलमेंट की मांग नहीं कर सकता, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अब तो सभी डिसॉल्व हो रहे हैं, अब तो सभी बाहर हो रहे हैं, तो सब तो आपस में क्या करेंगे, तब तो सेटलमेंट करेंगे। वो एक एक्सेप्शन है, ये लिखने वाला पॉइंट है, तो लिखो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ रहा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। कोई तो फिर तो ही गया, सारा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा, द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी। मैंने पहले ही बताया था ऑफिशियल असाइनी कौन होता है, कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन।
किसके लिए? जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ या जो भी कंपनी या जो फर्म इंसॉल्वेंट होती है उसके लिए एक ऑफिशियल असाइनी कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट पार्टनर की प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है एक तरीके से, और वो किसके पास पहुंच जाता है? ऑफिशियल असाइनी के पास पहुंच जाती है। ऑफिशियल असाइनी ही डिसाइड करता है सब कुछ, बेचना, खरीदना, पेमेंट्स वगैरह। तो क्या कह रहा है? रिसीवर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। सिर्फ ये किस केस में आ रहा है? इंसॉल्वेंसी के केस। तो लिख लीजिए, एक एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि जो पार्टनर है वो अपनी सेटलमेंट के लिए भी क्लेम नहीं कर सकता नॉन रजिस्ट्रेशन के वक्त। लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ गई, कोर्ट की उसके अंदर इंटरवेंस हो गई, इसमें भी एक अभी पॉइंट और ऐड होगा, कोर्ट की इंटरवीन हो गई। कोर्ट के इंटरवीन होने के बाद कोर्ट ने एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट कर दिया, तो उस ऑफिशियल असाइनी को राइट्स है कि आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज करा ले। तो लिख लो, ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर can release the property and bring necessary action अभी हम बात कर रहे थे सेट ऑफ के लिए क्लेम नहीं कर सकते, एक एक्सेप्शन दे दिया, 100 रुपये मांगने मैक्सिमम, 100 रुपया मैक्सिमम दे देगा। 100 रुपये में होगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन वही है, जानबूझकर ऐसा ड्रॉबैक रखा गया है कि आप नॉन रजिस्ट्रेशन की सोचोगे ही नहीं। तो लिख लीजिए पॉइंट, सेट of claim cannot be made for more than ₹100. Set off of claim cannot be made for more than ₹100. Cannot be made for more than ₹100. हाँ जी, ऐसी बंद कर लो। मैंने तो अपना चेक कर लिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हवा वहां जा रही है, मेरे पास तो बिल्कुल भी हवा नहीं है। किसकी खराब हो रही है? मेरी खराब नहीं हो रही है। क्या होगा? इतने क्राउड में तो पता नहीं चल रहा। फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट देखिए, जो डिसीज पार्टनर है उसके राइट सेव कर दिए। नॉन रजिस्ट्रेशन में ये नहीं कहा गया कि कोई पार्टनर अगर मर गया है
तो उसके पैसे को खा जाओ, वो नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो लिखे इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ legal heirs of deceased partner, in case of death legal heirs of deceased partner can suit to release the property of the firm, can suit the release of the property of the firm for his share, can suit for the release of property of the firm of his share. जल्दी से ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना कि पार्टनरशिप में केस स्टडीज कम है, एग्जाम्पल्स ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो ध्यान क्या रखना है थोड़ा सा, जब भी ईयर की बात आ जाए तो ईयर पर बड़ा ध्यान रखना है पार्टनरशिप के केस में, क्योंकि अभी पीछे हमने क्या पढ़ा है कि अगर 1 साल का डिले होता है रजिस्ट्रेशन में तो 100 रुपया पर ईयर आपको एक पेनल्टी लगेगी, तो इसलिए ईयर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब 17 के बाद 18 में ए की डेथ हो गई और 19 में क्या कह रहा है, कंपनी का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखा था, ए एंड कंपनी, रजिस्टर्ड थी, क्लियर हो गई, रजिस्टर्ड हुई 3 नाम के साथ ABC के साथ, 17 में रजिस्टर्ड हुई, 18 में एक पार्टनर की यानी ए की डेथ हो गई, 19 में बी और सी ने क्या किया है, कोई एक्स थर्ड पार्टी कहलाएगा ना, उसको सू किया। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि 18 में डेथ हो गई थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यानी रजिस्ट्रार के पास इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई कि ए की डेथ हो गई है। ये है इफेक्ट, इस चीज को डिस्कस करना है और बड़ा अच्छा सा आंसर आएगा। वैसे आप बता सकते हो कि क्या सूट एडमिसिबल होगा, वैसे ही सिंपल, अभी बिना आगे बढ़े। सबका नो है, चलो सारे गलत हो, आगे बढ़ो। बड़ा अच्छा आंसर देगा आपको, बहुत अच्छा तर्क देगा कि रीजन क्या है, क्यों आपका आंसर रॉन्ग हो गया। As regards the question whether in the case of a registered firm whose business was carried on after its dissolution by death of one of the partners, a suit can be filed by the remaining partners in respect of any subsequent dealings or transactions without notifying to the registered केस क्या है कि जिसने सूट करा, ये चेक करना है कि क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर था। किसने सूट करा है, बी और सी ने, तो वो तो ऑलरेडी पार्टनर थे। कोर्ट पूछेगा हाँ जी फर्म रजिस्टर्ड है, हाँ जी, कब, 17 में, आप दोनों उस रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हो, सूट एडमिसिबल। अब वो कहेगा जो थर्ड पार्टी सी, वो दो बी मर गया था जी, सॉरी ए मर गया था जी, हमें बताया नहीं इन्होंने, इनका सूट एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, तो कहेगा सूट आपके अगेंस्ट करा किसने है, बी और सी ने, वो तो पार्टनर है और रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर है, तो दे कैन डू इट। तो 2 कंक्लूजन निकल कर आते, रजिस्टर्ड और जो सूट कर रहा है वो पार्टनर है या नहीं रजिस्टर्ड फर्म का। the changes in the constitution of the firm, it was decided that the remaining partners should sue in respect of such subsequent dealings or transactions, even though the firm was not registered again after such dissolution, and no है ना, notice यही कहा है उसने कि भाई डेथ हो गई थी तो डिसोल्यूशन होना चाहिए था, एक्चुअली से डिसोल्यूशन किसका, पार्टनरशिप डीड का। and no notice of the partner was given to the registrar. The test applied in ये सबने पढ़ ली, समझ गया, आगे समझ में आ गया।
अब टेस्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं, इन्हीं दो बातों पर सीधा आ जाओ। पहला टेस्ट क्या हुआ, सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म हैड बीन रजिस्टर्ड। तो उन्होंने कहा जी हाँ, एक रजिस्टर्ड फर्म के बिहाफ पर ही सूट रजिस्टर्ड हुआ है। गुड। सेकेंड, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज पार्टनर इन द रजिस्टर्ड फर्म। ने कहा यस, तो सूट क्या हो गया, एडमिसिबल हो गया। लेकिन अब इसी को एक नई चीज समझा रहा है, ये बात सबको क्लियर? इसी को एक और चीज समझा रहा है, देखो कितना अच्छा पॉइंट समझा रहा है। अब अगर उसी एग्जाम्पल में उसने कहा एक सी नया पार्टनर ऐड कर दिया गया, इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दी गई, बस आया 5 मिनट में आया, एक पॉइंट क्लियर करके आता हूं। क्या कह रहा है, डी एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब कौन कौन हो गए पार्टनरशिप में, बी सी और डी। वेयर अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड, हाँ इसको पढ़ दो जल्दी से। वैसे इसका आंसर दे सकते हो, अब तो समझ में आ गया, क्योंकि अब डी पार्टनर नहीं है, वो सूट नहीं कर सकता। फर्म से पूछा जाएगा रजिस्टर्ड हो, हाँ जी रजिस्टर्ड है। डी से पूछा जाएगा आप, सर मेरा नाम ऐड नहीं है, आप साइड हो जाओ, यू कैन नॉट मेक एनी सूट, दिस इज द आंसर। हाँ रिमेनिंग कर सकते, पढ़ जाओ बेटा। Now, in the above example, what difference would it make if in 2019 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration? Where a new partner is introduced, the fact is to be notified to the registrar, who shall make a record of the notice in the entry relating to the form in the registrar of firms. Therefore, the firm cannot sue as the new partner's name has not been entered in the register of firms. क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 पर आ जाओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है पॉइंट सबको? पॉइंट नंबर 3 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हम सब पढ़ चुके हैं पहले भी कि पार्टनर्स चाहे सारी सबकी कंसेंट हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें लिख दिया है सेक्शन 39 में, क्या कह रहा है, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जस्ट गिविंग मी 5 मिनट्स और मैं आपको ये पॉइंट आपने भी पढ़ना है, ये वैसे पढ़ चुके हो पहले, एक बार पढ़ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, लेकिन बातें नहीं करनी है, पढ़कर रखना है। मैं भी इसको डिस्कस करूंगा आपसे, तो एकदम से अरे
थैंक यू बेटा। ये हमने, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। पहला है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो फर्म बाकी पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड वाइंड अप, इसमें तो वाइंड अप करना जरूरी हो जाएगा, उसमें वाइंड अप की जरूरत नहीं है। एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पहले वाले केस में तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट चलता है, दूसरे वाले में ऑर्डर ऑफ कोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अपने आप में एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी डिसोल्यूशन होता है और बहुत बड़ा चलता है वो। स्कोप, इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। जब डिसॉल्व हो रही फर्म तो डीड भी अपने आप डिसॉल्व हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस itself dissolution of partnership, but dissolution of partnership doesn't means dissolution of firm. ये स्कोप के अंदर बता रहा है। सबको क्लियर? एंड लास्ट, फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। डिसोल्यूशन में तो फाइनल क्लोजर करना ही पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में उसमें नहीं करना। बताओ स्कोप कह रहे हो ना? अरे बोल दो भाई, उससे पूछा तो इधर पूछ लो, शायद उससे थोड़ा ज्यादा पता हो। नहीं, वो कभी कभी ऐसी सरकाज़म मार रहा हूँ, कभी कभी बच्चों के ऑप्शंस अलग हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक डिसोल्यूशन, टॉपिक की डिसोल्यूशन था ना। ये डिफरेंस तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, इजी है, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये आपने बुक से करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? हाँ जी, मेन हेडिंग आ गई। हम डिसोल्यूशन की मेन हेडिंग डाली थी हमने। फर्स्ट 39 तो हमने पढ़ लिया। 39 ने क्या कहा, पार्टनर चाहे तो जब चाहे डिसोल्यूशन स्टार्ट कर। आ जाओ जी। कह रहा है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या वॉलंटरली डिसोल्यूशन, हमने सबने मिलकर आपस में डिसाइड करा वॉलंटरली, कोर्ट की इंटरवीन नहीं हो रही, कोर्ट की इंटरवीन नहीं हो रही। वॉलंटरली कैसे होता है, पहले सुन लें। बाय एग्रीमेंट, हमारे एग्रीमेंट में पहले से मेंशन था, या हम आपस में सारे एग्रीड हो गए, या तो पहले से मेंशन हो गए या हम एग्रीड हो गए। इट मे बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, अगर आपने पहले से ही टेन्योर फिक्स कर रखा है या पर्पस फिक्स कर रखा है ना। द फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व बाय एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स आर इंस्टॉल्ड। आएगा वो भी, सब आएगा, आ रहा है अगला ही। आपने जो बोला, आप जो सोचोगे, देखो लॉ क्या कहता है। अब आप इतने समझदार हो गए हो कि जेन्युइनली आपको अगर लगता है कि क्या गलत है, जेन्युइनली वो लॉ है।
उसके लिए पनिशमेंट क्या होनी चाहिए वो शायद आप ना सोच पाओ अभी, क्योंकि अभी आपने सारा नहीं पढ़ा, बट आपको जो जनरली लग गया कि इट मस्ट नॉट बी डन, वो लॉ है, वो लॉ के अंदर आ जाए। आपने खुद बोला कि अगर कुछ अनलॉफुल कर रही है पार्टनरशिप फर्म, तो वो अपने आप कंपल्सरी डिसीजन में चला जाएगा। ठीक है जी। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, कुछ घट गया, क्या घट गया देखो जी, टर्म खत्म हो गई, पर्पस खत्म हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इसी में आगे समझा रहा है एट विल। एट विल में तो हमने कहा ही था कि आपका जब दिल करे नोटिस दो, इस तरह से वॉलंटरली को उसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट। तो लिखो जरा वॉलंटरली डिसोल्यूशन। वॉलंटरली डिसोल्यूशन सेक्शन 40, सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40 बाय एग्रीमेंट, बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 40 कह रहा है बाय एग्रीमेंट, ये वॉलंटरली डिसोल्यूशन है बेटा। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे इनके बाद। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हाँ देखो कौन सा एग्रीमेंट कह रहे हो, कौन कंपल्सरी कह रहे हो, अच्छा सेकंड नंबर लिखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या फर्म कोई ऐसा काम कर रही है जो अगेंस्ट लॉ जा रहा है, अनलॉफुल, अपने आप ही डिसोल्यूशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसकी डिटेल नहीं लिख रहे हम, आप सिंपल लिखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन। थर्ड लिखो ड्यू टू सम कंटिंजेंसीज। आप अगर डिटेल लिखना चाहते हो तो ज्यादा मत लिखना, छोटा सा पॉइंट, ऑल इंसॉल्वेंट ऑब्लिक अनलॉफुल बिजनेस ड्यू टू सम कंटिंजेंसीज। उन कंटिंजेंसीज में क्या आ रहा है आपका, ब्रैकेट में लिख लो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फिनिश्ड, पर्पस फिनिश्ड, ड्यूरेशन फिनिश्ड कॉमा पर्पस फिनिश्ड कॉमा डेथ ऑफ ए पार्टनर और कॉमा इंसॉल्वेंसी। ऑल पार्टनर्स में तो क्या हो गया, कंपल्सरी है, लेकिन किसी एक पार्टनर की एक से ज्यादा की होती है तो कंटिंजेंसी है। एंड इसका चौथा एट विल, 43 में एट विल आ गया। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है सेकंड वाला, वो टेक्निकल पॉइंट है वो समझ ले। यहाँ तो एट विल में लिखा जाएगा कि हाँ जी मैं नोटिस दे रहा हूँ 1 जनवरी 2023 से दिस बिजनेस विल नॉट बी मोर, विल नॉट बी कैरी ओवर, मैंने डेट मेंशन कर दी। तो जैसे ही 1 जनवरी आएगी फर्म डिसॉल्व, और अगर मैंने डेट नहीं डाली तो मेरी चिट्ठी पे जो डेट डली हुई है उसी डेट को मान लिया जाएगा कि भैया आपने उसी दिन इच्छा जाहिर कर दी, उसी दिन फर्म डिसॉल्व। ये टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है जी, ये तो था वॉलंटरली। अब आ जाइए बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट सेक्शन 44, बाय द कोर्ट इसके भी नाम से पता चले जाएंगे आपको। कोर्ट की इंटरवेंशन हो रही है, ए इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड यानी पागल हो जाना, कोई पार्टनर पागल हो गया
कोर्ट की इंटरवेंशन हो जाती है क्योंकि पार्टनर पूरी फर्म का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है और हम जानते हैं कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है वो कोई भी बिजनेस करने के लिए सक्षम नहीं होता है ना। ये तो अपने आप में इनकैपेसिटी कहलाती है, अनसाउंड माइंड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं तो वो कैसे कोई बिजनेस कर पाएगा, तो कोर्ट की इंटरवेंशन आ जाती है। लेकिन कोई तो कोर्ट को बताएगा, कोर्ट को कैसे पता चलेगा, इतनी भयंकर दुनिया, 160 करोड़ पॉपुलेशन, पता नहीं लाखों पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो कौन बता रहा है? ध्यान से सुनना, पढ़ाई देखो कैसे लिखा है, पढ़ो। कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर, सूट कौन कर रहा है? एक पार्टनर कर रहा है, और बट ऑब्वियसली वो अदर देन द अनसाउंड माइंड पर्सन होगा ना। खुद जाके थोड़ी का नाश्ते में जा रहा जी, कर दो फॉर्म, रिजॉल्व कर दो, है ना। अनसाउंड माइंड है, उसे पता ही नहीं, कोर्ट तो उसकी भी नहीं सुनेगा। तो क्या कह रहा है? वेयर अ पार्टनर, एक और पॉइंट है, वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। जो स्लीपिंग पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड हो गया तो उससे फर्म को क्या इफेक्ट होगा? जानता ही नहीं उसे कोई, जिसको कोई जानता नहीं वो फर्म की कार्यकारिणी को कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आप जब लिखेंगे इसमें लिख लो अनसाउंड माइंड, ब्रैकेट में लिख लो अदर देन स्लीपिंग पार्टनर, ये जरूर लिख लो क्योंकि आप ये वहां पर भूल जाओगे, मुझे पता है। अदर देन स्लीपिंग पार्टनर की बात हो रही है। इसका बी पार्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, ये भी अपने आप में खुद ही बोल रहा है परमानेंट इनकैपेसिटी, कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी चला जाएगा कोर्ट के पास। हाँ जी, मिसकंडक्ट, थर्ड आ गया मिसकंडक्ट, सी। अनलॉफुल ऊपर आ चुका था, कोर्ट की इंटरवेंशन हो गई यहां पर मिसकंडक्ट के केस में भी, वहां पर भी हो सकता है, वही अनलॉफुल यहां पर भी यूज हो सकता था, ऐसा इश्यू नहीं है, कोर्ट की इंटरवेंशन अनलॉफुल में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वहां पर कंपल्सरी था, यहां पर कोर्ट की इंटरवेंशन पर आ रहा है मिसकंडक्ट। डी, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, रुक ही नहीं रहे हो आप, रुक ही नहीं रहे हो, एक बार ब्रीच कर दिया कोई नहीं, दूसरी बार ब्रीच कर दिया कोई नहीं, रुक ही नहीं रहे हो, आपकी आदत बन गई है अब तो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, उस केस में भी कोर्ट की इंटरवेंशन हो जाएगी। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना। एम्बेजलमेंट, ये सबने पढ़ा, घपला, पैसे का गबन, गबन बेसिकली यूज होता है इसमें, घपला भी बोल देते हैं लेकिन असली वर्ड गबन है। कीपिंग एरनस अकाउंट्स, जानबूझकर आप गलत अकाउंट्स बना रहे हो। अब जितने नेता पकड़े जा रहे हैं, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से निकलती रहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकलती रहती है कि आप इससे ज्यादा कैश नहीं रख सकते, तो वो अभी आपका बिजनेस नहीं है, बाद में। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, आप रिफ्यूज कर रहे हो, नहीं दिखा रहा अकाउंट्स, नहीं दिखा रहा अकाउंट्स, नहीं दिखा रहा, तो वो रिफ्यूजल है, ठीक है जी। ये तो उसके एग्जांपल्स थे। ई पार्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये हमने पढ़ा था ना, कोई भी पार्टनर बिना अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता,
ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब तब भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, देख लो, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी। हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि किसी को पैसा लेना था और थर्ड पार्टी ने क्या किया, उसका शेयर खरीद लिया। थर्ड पार्टी ने उसका शेयर खरीद लिया कि अब तू भाग यहाँ से, तेरी बिजनेस के जितने भी फर्म के अंदर जो है सब कुछ हमारा। लेकिन क्या वो बाकी के पार्टनर अलाउ करेंगे? कोर्ट की इंटरवीन होगी और फर्म डिसॉल्व। नेक्स्ट, परपेचुअल या कंटिन्यूअस लॉसेस। अगर एक पार्टनरशिप फर्म रेगुलर लॉसेस में चल रही है तो कोर्ट क्या कहती है कि आप कुछ टाइम के बाद सोसाइटी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हो, सोशल कॉज, सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हो। तो आपका अगर कंटिन्यूअस लॉस चल रहा है और कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि कितना कंटिन्यूअस लॉस, ये फर्म का कंटिन्यूअस लॉस कोर्ट के हाथ में छोड़ दिया गया है। कहीं ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कि 2 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसा कहीं मेंशन नहीं। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये क्या होता है जस्ट एंड इक्विटेबल? पहले भी आया था एक बार। जस्ट एंड इक्विटेबल सभी की भलाई के लिए, जस्ट एंड इक्विटेबल सभी की भलाई के लिए, पार्टनर्स की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, कस्टमर्स की भलाई के लिए, थर्ड पार्टीज की भलाई के लिए। ये कोर्ट को लगा कि भैया लॉक कर दिया जाए। तो कब? इसके भी एग्जाम्पल दिए उसने। क्या एग्जाम्पल है देखो, डेडलॉक ऑफ इन द मैनेजमेंट, पार्टनर्स आर not having talking terms between them, loss of substratum। ये क्या होता है बताओ? तो गैस मारो थोड़ा, उसको करो ना, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड से कुछ सिंक्रोनाइजेशन करो। क्या किससे पूछना? सर्च बाद में कर लियो, पहले अपना दिमाग से सर्च कर ले। सबस्ट्रैटम, आपने लॉस का एक धारणा क्रिएट कर ली है। आप इसके इतने रेगुलर यूज टू हो गए हो कि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि ऊपर रेगुलर कंटिन्यूस लॉस को लिया है उसने, लेकिन यहाँ पर एक सबस्ट्रैटम को यूज करने का मतलब है कि आपने दिमाग में एक पहले से फिलॉसफी तैयार करनी है, लॉस तो नहीं है, होने दो, चले जा रहे हो चले जा रहे हो। एक धारणा से रिलेटेड है सबस्ट्रैटम, आपकी मेंटेलिटी वैसी क्रिएट हो गई। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर इन स्टॉक एक्सचेंज, कुछ पार्टनरशिप फर्म बनी इसीलिए होती है, क्या करेंगे, पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, हो गया उनका बेड़ा पार। तो इस तरह से ये उन्होंने चार्ट को समझाने की कोशिश की है, जो हमने ऊपर पढ़ा सारा, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, है ना। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया था म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन और कोई सर्टेन कंटिजेंसीज, या फिर बाय नोटिस। बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया, पहला तो इंसैनिटी, अनसाउंड माइंड आया था, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी आ गया, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट आ गया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस। देख लो, सुन ले भाई, सबट्रैटम को क्या लिखा है, कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। आ जाओ जी फटाफट। फोर्थ मेन हेडिंग, consequences of dissolution, consequences of dissolution।
एक ही टॉपिक है बेटा, फटाफट कर लो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसके क्या खामियाजा भुगतेंगे हम लोग। सबसे पहला लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ये तो हमने पढ़ा है पहले। फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बावजूद भी पार्टनर्स बिजनेस पे बिजनेस करे जा रहे हैं, उस वक्त लायबिलिटी की बात हो रही है। क्या कह रहा है, notwithstanding the dissolution of firm, the partners continue to be liable as such to third party। जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो एक तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो नॉन रजिस्ट्रेशन वाली सिचुएशन टाइप बन गई ना। अब तो फर्म डिसॉल्व हो गई तो काम कर रहे, तो एक तरीके से नॉन रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया। तो हमने तब भी पढ़ा था कि टुवर्ड्स थर्ड पार्टी आपकी लायबिलिटीज खत्म नहीं होंगी। थर्ड पार्टी कैन स्यू अगेंस्ट यू, अगेंस्ट फर्म। कह रहा है if done before the dissolution until public notice is given of the dissolution। थर्ड पार्टी के लिए आप क्या रहेंगे, लाइबल रहेंगे। तो लिखना शुरू करो। सेक्शन 45 पॉइंट नंबर 1, लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, क्या लायबिलिटीज हैं पार्टनर्स की अगर वो कोई भी एक्ट डिसोल्यूशन के बाद करते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, लाइबल फॉर थर्ड पार्टी। पहली बात, लाइबल फॉर थर्ड पार्टी until notice of dissolution is given। ठीक है जी, वो लाइबल रहेंगे किसके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। कब तक, जब तक नोटिस पब्लिक ना किया जाए। प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा है, ये भी पहले पढ़ा है, जरा एक बार पढ़िए। कब, हमने तो पढ़ा था अगर रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया तो वो लाइबल हो जाएगा। याद करो, हमने पढ़ा था। कब लाइबल नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पार्टनर है या पार्टनर था। अगर आपने फर्म के साथ कोई भी डील की विदाउट नोइंग अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर, तब रिटायरिंग पार्टनर लाइबल नहीं होगा। अदरवाइज रिटायरिंग पार्टनर लाइबल हो जाएगा अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो। ये बातों को याद रखो बेटा, अगर रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस नहीं दिया तो वो लाइबल हो जाएगा। और वो नोटिस की हमने पढ़ा था कि कोई भी दे, चाहे रिटायरिंग पार्टनर दे या बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्टनर। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 इसी का क्या कह रहा है, नोटिस कोई भी दे सकता है, तो ये लिख लीजिए। नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी गिवन बाय एनी पार्टनर। अभी हमने पढ़ा ना कि नोटिस अगर नहीं दिया तो लाइबल हो, और नोटिस दे दिया तो लाइबल नहीं हो। और वो नोटिस कौन दे सकता है, एनी पार्टनर। बी
क्या हेडिंग है देखो सेक्शन 46 की? राइट्स ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। इसमें कुछ लिखने की बात है, जरूरत लग रही है? नाम से एकदम से क्लियर हो रहा है, इसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 46 बिल्कुल जो लिखा है एज इट इज है। सेक्शन 47C, continuing authority of partners for purpose of winding up। क्या मतलब है इसका बताइए? पहले ये पढ़ लो, इसका आगे कंटिन्यू भी है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। बताइए, एक ही तो पूछ रहा हूँ आज अभी तक। चलो इसे डिस्कस करते हैं, पहले एक और लिख लो, ये खत्म करें उसके बाद डिस्कस करते हैं। डी पार्ट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, सेक्शन 48। मोड ऑफ सेटलमेंट, ये तो हमने कई बार लिख लिया है, कई बार कर चुके हैं आप लोग प्रैक्टिस में। क्या मोड होता था? पहला मोड पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ किया तो वही यही सब कर रहे थे। क्या लिख रहा है? लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। सबसे पहले रिलेशन क्लोज करते हो, लॉस निकलता है, उस लॉस को क्या करते हो? कैपिटल में ही तो बांटते हो। इसका मतलब कैपिटल सबसे पहले उस लॉस को एब्जॉर्ब करती है। कोई और लॉस है तो फिर वो, अगर बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी कोई लॉस होता है तो वो भी तो वही जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वही सब लिख रहा है। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, तो वो अपने आप में डेफिशिएंसीज हो गई, पहले वो सेटअप हो जाती थी। इसके बाद फिर हम क्या करते थे? द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partners to make the deficiencies of capital। जब बात आती थी कि लॉस को पर पार्टनर्स आपस में कॉम्पनसेट करने वाली सिचुएशन में आ जाते थे। इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज, इन पेइंग ईच पार्टनर्स रिलेटिवली ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लोन्स वगैरह पेमेंट करते थे कि नहीं? हमारा जो भी एसेट्स बिका, उससे जो पैसा मिला, उससे सबसे पहले हम क्या करते थे? थर्ड पार्टनर के लायबिलिटीज को पे, फिर आते थे पार्टनर्स पर। उसके बावजूद भी अगर लॉस हो रहा है तो फिर वो कैपिटल्स में चला कर जाता है। इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम एंड द रेजिड्यू इफ एनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ विच दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। अभी आगे आने वाले टाइम पर आप डिसोल्यूशन का एक थोड़ा सा हायर वर्जन भी पढ़ेंगे, अभी इसमें शायद नहीं आया होगा या आ गया है, पीस में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आया है, इंसॉल्वेंसी के केस में आया है क्या पीस में डिस्ट्रीब्यूशन? मैक्सिमम लॉस मेथड नहीं आया ना, तो आगे आने वाले टाइम में आएगा, तो उसका हायर वर्जन है। तो उसमें यही चीज जो लिखी है बताई जाती है कि जो लॉस हो रहा है उस लॉस को किस तरह से पार्टनर्स आपस में कॉम्पनसेट करते हैं। ठीक है, तो ये है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। एंड इसका लास्ट टॉपिक क्या था इसका? देखो ये पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स, ये क्या था? पढ़ो जरा।
एक बच्चा कोई पढ़ो, कौन पढ़ेगा? Where there are joint debts due from the firm and also separate debts due from any partner. The property of the firm shall be applied in the first instance in payment of debt of the firm. And if there पहले जो भी पैसा आएगा उससे पहले क्या करेंगे? फर्म की डेट्स को पे करेंगे। and if there is any surplus, then the share of each partner shall be applied to the partner of his separate debt. फिर जो सेपरेट डेट्स हैं, फिर उन सेपरेट डेट्स को पेमेंट करना शुरू करेंगे अगर अब भी पैसा बच गया तो। The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debt and surplus, if any, in the payment of debts of the firm. सेपरेट प्रॉपर्टी तक उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो जो पीछे का टॉपिक पढ़ा है वो मुझे बताओ, आप लोगों ने अभी पढ़कर मुझे समझाया नहीं। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। एक पॉइंट पूछा बस मैंने आपसे, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी टेक्निकलिटी में हम कहीं नहीं हटके, सब कुछ आसान था, सिर्फ इस पॉइंट को मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन बस आपसे एक पॉइंट तो बनता है ना कि कुछ तो डिस्कस करके बताओ। बताओ। बोला है कि जैसे डिविडेंड हो जाता है फर्म का, अगर डिविडेंड फर्म का डिविडेंड हो जाता है उससे पहले अगर ऑब्लिगेशन रह गई है तो डिविडेंड के बाद भी वो ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए पार्टनर सामने रहता है। इसमें सिंपल सा कह रहा है, मैं नटशेल कर देता हूँ। पार्टनर्स की ड्यूटी है कि वाउंड अप के प्रोसेस को कंप्लीट करो। ये कह रहा था, ध्यान से पढ़ो। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, ये उनकी अथॉरिटी में चला गया। कंटिन्यूअस, जब तक पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता, ये उनकी अथॉरिटी है कि वो उसको वाउंड अप करें, पार्टनर्स की। हाँ, उसमें वो एक बात आगे बोल रहा है कि जिसकी डेथ हो गई है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो कहां से आ जाएगा। समझ रहे बात को? आप लोगों ने मुझे अभी तक सोच के बताया नहीं कि कौन सी डेट को। कल तो चलो आप लोग पिकनिक मनाने जा रहे हो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट